आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे लेटेस्ट जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है, जो आता है दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत। और इसमें कोर्ट आदेश भी देती है और दिशा निर्देश भी देती है। और जजमेंट आता है 25 मई 2026 को, लेटेस्ट जजमेंट है। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इस जजमेंट के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको पूरे जजमेंट के डिटेल्स बताएंगे कि आखिरकार कोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश दिया और क्या दिशा निर्देश दिए। लेकिन पति के लिए और उसके परिवार वालों के लिए सबसे अच्छी और सबसे बड़ी राहत भरी बात यह है कि इसमें दहेज उत्पीड़न का मामला था और घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मामला था। और दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने पति को छोड़कर बाकी लोगों के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया। जय जिनेंद्र, हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट तौर से यह कहा गया है कि वैवाहिक विवादों वाले मामले में केवल सामान्य आरोप हो, अस्पष्ट आरोप हो के आधार पर जिनका कोई विशिष्ट तथा तथ्यात्मक आधार ना हो, ऐसे में पति, उसके परिवार के लोग, पति के परिवार के लोग और पति के रिश्तेदारों के ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता। पति के परिवार के लोगों के ऊपर और पति के रिश्तेदारों के ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता। और जब आपराधिक मामला ही नहीं चलाया जा सकता तो डोमेस्टिक मामला भी यहाँ पर नहीं चलेगा। और ऐसा ही इस मामले में हुआ कि इस मामले में घरेलू हिंसा से भी पति के परिवार के लोगों को बाहर कर दिया, बरी कर दिया। और साथ ही दहेज उत्पीड़न के मामले से भी पति के परिवार के जो लोग थे उन्हें बाहर कर दिया, रिश्तेदारों को भी इस केस से बाहर कर दिया। लेकिन इसमें दिशा निर्देश क्या दिए, यह जानना बहुत जरूरी है। ये भी आपको आगे बताएंगे। दरअसल इस मामले में पति के साथ साथ सास, ननद, देवर और देवरानी के विरुद्ध ये मामला था। तो यहाँ पर ये सभी लोग चले जाते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ यहाँ पर सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत जो आवेदन आया था इसे रद्द कर देती है। अब मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो चलते हैं थोड़ा सा इस मामले की तरफ। दंपति के मध्य विवाह हुआ था 19 नवंबर 2019 को। पत्नी ने यहाँ पर शिकायत की कि उसके पिता से दहेज, शादी के समय जो दहेज लिया गया था उसमें 31 लाख कैश नगद और 10 लाख रुपए के सोने के आभूषण लिए गए थे और अन्य घरेलू सामान भी लिया गया था। ये पत्नी ने अपने शिकायत पत्र में लिखा। पत्नी के द्वारा 13 जनवरी 2023 को पुलिस स्टेशन गुना मध्य प्रदेश में पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, जिसमें पुलिस पूरा जो जांच पड़ताल करती है और चार्जशीट बनाती है। उसमें जो धाराएं बसती हैं, आईपीसी की धारा 498A, सेपरेट धारा 34 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के अंतर्गत मामला दर्ज होता है। यानी कि यहाँ पर उत्पीड़न का मामला दर्ज होता है, साथ में दहेज लिया है और दहेज मांगा है, इसके लिए भी मामला दर्ज हो जाता है। इस मामले में पत्नी ने 4 अप्रैल 2023 को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत भी इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी और 6 अप्रैल 2023 को यहां पर न्यायालय ने कार्रवाई भी शुरू कर दी। मामला दर्ज होते ही और इस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। इन दोनों कार्रवाइयों को रद्द कराने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रख किया गया, जो 31 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इन दोनों ही मामलों के आवेदन को अब रद्द कर दिया, क्वैश करने से मना कर दिया कि मामला चलेगा। यहाँ पर ये मामला क्वैश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके विरुद्ध पर्याप्त आधार है केस चलाने के लिए। इस कारण से दोनों ही मामले रद्द नहीं होंगे। और यहाँ पर पति और उसके परिवार के द्वारा जो क्वेश्चन पेश की गई थी सीआरपीसी की धारा 482 में, उस आवेदन को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, मध्य प्रदेश की ग्वालियर खंडपीठ ने।
पति की तरफ से पक्ष रखा गया इस मामले में। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब पति अपनी तरफ से पक्ष रख रहा था और अब रखा जा रहा है। पति कह रहा है कि जब मैंने दाम्पत्य पुनर्स्थापन का एक केस फाइल किया, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत जब मैंने केस फाइल किया, इसके बाद ही पत्नी ने प्रतिशोध की भावना से, बदला लेने की भावना से मेरे और मेरे परिवार वालों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के अंतर्गत मामले दर्ज करा दिए गए। जबकि मैं तो पत्नी को रखना चाहता था, मैंने पत्नी को रखने का केस किया। अब इस मामले में आगे बढ़ते हैं। दरअसल इस मामले में यह भी कहा गया, पति की तरफ से दूसरा तर्क यह था कि पत्नी ने अपनी तरफ से तलाक की याचिका भेजी है, उसमें स्वीकार किया है कि वह अपने पति के साथ सरकारी आवास में, जहां पति का सरकारी आवास था मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, वहां रहती थी। पत्नी ने अपनी तरफ से तलाक का आवेदन प्रस्तुत कर दिया, मुझे नहीं रहना इस व्यक्ति के साथ। तो पत्नी ने स्वतः अपने आवेदन में ये स्पष्ट कर दिया कि मैं अपने पति के साथ सरकारी आवास में शिवपुरी मध्य प्रदेश में रहती थी। और जबकि अन्य आरोपी शिवपुरी से अलग रहते थे, शिवपुर में रहते थे। अन्य आरोपी शिवपुरी में नहीं रहते थे, वो शिवपुर में रहते थे। तो पत्नी खुद अपने तलाक के आवेदन में स्वीकार कर रही है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं रहती थी, मैं पति के साथ सरकारी आवास में, जहां मेरे पति की जॉब थी सरकारी आवास में, वहां रहती थी। जो ये अन्य लोग हैं, सास है, ननद है, देवर है, जो जेठ है, जिनके विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है, वो तो साथ ही नहीं रह रहे थे, पत्नी खुद स्वीकार कर रही। तो पति के पास में ये दूसरा एक बड़ा तर्क यहाँ पर मिल गया। पति के पास दो बड़े तर्क आए इसमें। पहला, दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस करने के बाद पत्नी ने ये सारे केसेस किए। दूसरी तरफ पति के पास ये तर्क था कि पत्नी ने खुद स्वीकार किया कि पति के अलावा अन्य लोग तो साथ रहते नहीं थे, तो फिर उन पे मामला क्यों? तो पति के पास ये दो बड़े तर्क थे। अब पत्नी की तरफ से जो आरोप लगाया गया कि पत्नी ने आरोप लगाए थे कि मेरा शारीरिक शोषण करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कमरे में मेरी जासूसी करने के लिए वीडियो कैमरे रिकॉर्डिंग्स के लिए ऐसी डिवाइस लगा देते हैं। और पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि जो मेरे हस्बैंड के पास में लाइसेंसी पिस्टल है, उसको दिखाकर डराया करते थे, तुझे तो गोली मार देंगे, ऐसा डराया करते थे। तो सारी घटना ये बताई पत्नी ने, जो पत्नी सारी घटना चक्र बता रही, क्योंकि वो पति के साथ रह रही थी। तो कहाँ की बता रही? शिवपुर की बता रही। ओ सॉरी, सारी घटना चक्र बता रही कहाँ की? शिवपुरी की, जहाँ अपने पति के साथ रहती थी। जहाँ अपने पति के साथ रहती थी, सारी घटना शिवपुरी की बता रही। और पत्नी जो आरोप लगा रही है पति के परिवार के सदस्यों पर, वो शिवपुरी में रहते हैं, तो वो तो अलग रहते हैं भाई, तो यहाँ घरेलू हिंसा कैसे हो गई? इसी कारण से इस मामले में कोर्ट ने पाया कि पति पत्नी अलग सरकारी आवास में अलग स्थान पर रहते हैं और पति के परिवार के लोग अलग स्थान पर रहते हैं। दूसरे यहाँ पर कोर्ट ने यह माना कि जो पत्नी ने आरोप लगाए हैं वो सामान्य एवं अस्पष्ट आरोप है। अब गोली मार देंगे, सबूत नहीं है। शारीरिक उत्पीड़न करते हैं, सबूत नहीं है। तो इस मामले में कोर्ट ने माना कि सभी आरोप सामान्य एवं अस्पष्ट हैं, जो कि अन्य को छोड़कर पति के प्रति प्रताड़ित करने की तरफ समर्थन करती है। कोर्ट कह रही कि चलो पत्नी आरोप भी लगा रही है, तो पति साथ रहता तो पति के विरुद्ध ही मामला चलेगा, पत्नी साबित करे कि वो उसका उत्पीड़न कर रहा था, तो इस कारण से पति के ऊपर मामला चलेगा। अब इसमें दिशा निर्देश क्या है ये भी समझ लीजिए। आदेश क्या दिया कि भाई यहाँ पर जो पत्नी ने आरोप लगाए वो अस्पष्ट आरोप है, सामान्य आरोप है। पत्नी ने खुद स्वीकार किया अपनी पिटीशन में कि वो पति के साथ सरकारी आवास में रहती थी
और पति के परिवार के लोग अलग दूसरे स्थान पर रहते थे। और यहाँ पर पति ने यह भी स्पष्ट किया कि मैंने जब धारा 9 का आवेदन प्रस्तुत किया पत्नी को रखने के लिए, इसके बाद पत्नी ने मेरे विरुद्ध कार्रवाई बदले की भावना से कर दी। तो यहाँ पर कोर्ट का आदेश क्या आया कि पति के ऊपर मामला चलेगा, बाकी अन्य लोगों के ऊपर मामला नहीं चलेगा। अब यहाँ पर कोर्ट ने दिशा निर्देश ये जारी कर दिए ट्रायल कोर्ट को कि इस केस की सुनवाई जल्दी की जाए। दूसरा दिशा निर्देश क्या जारी कर दिए कि सीआरपीसी की धारा 319 जो कि वर्तमान में बीएनएसएस की धारा 358 हो चुकी है, तो सीआरपीसी की धारा 319 के अंतर्गत ट्रायल कोर्ट को ये अधिकार सुरक्षित है कि अगर जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं या कोई अन्य व्यक्ति है उसके विरुद्ध सबूत मिलते हैं तो वो उन्हें समन जारी कर सकता है और उनके ऊपर प्रोसीडिंग चला सकता है। ये दो दिशा निर्देश दिए गए। पहला क्या कि इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। दूसरा क्या कि भला ही हमने नाम काट दिए अभी, लेकिन केस के दौरान अगर सबूत आते हैं तो ट्रायल कोर्ट सीआरपीसी की धारा 319 का प्रयोग करके फिर से उनके विरुद्ध कार्रवाई को जारी रख सकती है, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रख सकती है और तथ्यों के आधार पर आगे डिसीजन भी दे सकती है। ये इसमें दिशा निर्देश है। तो अगर किसी व्यक्ति के नाम किसी केस से हटा दिए गए हैं तो वो व्यक्ति ये ना समझे कि ट्रायल के दौरान सबूत मिलने पर दोबारा से उसके नाम नहीं जोड़े जा सकते। अगर उसके विरुद्ध सबूत मिलते हैं तो दोबारा से उसके विरुद्ध नाम जोड़े जा सकते हैं। हाँ, इसमें एक ट्विस्ट और है। जो पत्नी 31 लाख कैश देने की बात कर रही है, ये ब्यौरा पत्नी के परिवार के लोगों से इनकम टैक्स डिटेल्स का मांगा जा सकता है, कहां से पैसा लाए। दूसरी तरफ दहेज देने का आरोप साबित होता है तो इसमें पत्नी के परिवार वालों के विरुद्ध दहेज देने का केस चलाया जा सकता है, उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। तो इसमें एक ये ट्विस्ट है। जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्रिमिनल अपील नंबर है इसका 18345 2024 का है और आदेश आता है इसमें 25/5/2026 को। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।